ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव। प्रयागराज की हम धरती पर हैं और महाकुंभ यहाँ लगा हुआ है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। जो तमाम ज्योतिषाचार्य हम तक पहुंचने वाले थे वो थोड़ा जाम में फंस गए हैं, लेट हो गए हैं। लेकिन जितने भी यहाँ मौजूद हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये धरती इतनी पावन है और साथ ही आज कई योग मिल रहे हैं। हम ज्योतिष महाकुंभ कर रहे हैं तो हम सारे योगों को याद भी कर लेते हैं। प्रयागराज है, महाकुंभ चल रहा है, संतों की वाणी हमें सुनने को मिल रही है। एक ही जगह पर करोड़ों लोग जो देखना दुर्बल होते हैं वो हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे संत महात्माओं के दर्शन करने को मिल रहे हैं जो अक्सर पहाड़ों में रहते हैं, तपस्या करते हैं। उनका एक साथ आशीर्वाद मिलना, उनके दर्शन होना, ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हम आज प्रयागराज की धरती पर एकत्रित हुए हैं। अब हम अपने सत्र को आगे बढ़ाएंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष का महत्व हमारे जीवन में अद्वितीय है। यह हमें ग्रहों की चाल और हमारे कर्मों के फल का संकेत देता है। ज्योतिष के माध्यम से हम अपने जीवन दिशा को समझने और साधने में, साथ ही साथ जो जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं उनको समझने में ज्योतिष शास्त्र हमारी हमेशा मदद करता है। लेकिन ज्योतिष काम कैसे करता है? ग्रहों की चाल हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है? इन्हीं सब बातों को समझने के लिए, जानने के लिए हमने कुछ विशेष सत्र रखे हैं जिनमें हम ज्योतिष को समझेंगे, जानेंगे और ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज्योतिष हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है, कैसे संभाल सकता है और ज्योतिष कठिन परिस्थितियों में हमारा कैसे साथ दे सकता है। हम प्रथम सत्र में चर्चा करने के लिए लाल किताब और सूत्रों पर प्रथम सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में मॉडरेटर के रूप में मैं अपने सहयोगी उत्कर्ष जी को बुलाना चाहूंगी। हम इस सत्र में चर्चा करेंगे लाल किताब और सूत्रों पर। गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी से मैं आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आएं और हमारे सत्र में जुड़ें। सभी आदरणीय मेहमान हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ प्रयागराज की धरती है, आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जल्द ही हम अपना सत्र शुरू करेंगे। ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव जिसका सभी को इंतजार था, आज प्रयागराज की धरती पर शुरू होने जा रहा है। प्रथम सत्र के लिए मैं अपने सहयोगी उत्कर्ष जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। साथ ही साथ लाल किताब विशेषज्ञ जीडी वशिष्ठ जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। गुरुदेव जीडी वशिष्ठ लाल किताब विशेषज्ञ तो हैं ही साथ खगोल विज्ञान की दुनिया में एक प्रमुख क्रांति लाने का इन्होंने काम किया है, जो ज्योतिष के क्षेत्र में अपने महान योगदान के लिए लोकप्रिय है, जिसने भारत और विदेश में जीवन को प्रभावित किया है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अक्सर देखा जाने वाला चेहरा, यह व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले भारत के शीर्ष विक्रेता लाल किताब अमृत विशिष्ट ज्योतिष के एकमात्र लेखक हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए आचार्य गुरु जेडी वशिष्ठ। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया। सुबह से एक शब्द जिसे मैं बार बार कह रहा हूं और जिन्हें मैं काफी समय से टीवी पर देखता आया, उनके इतना करीब बैठा हूं। जब थोड़े छोटे थे, मतलब इस तरीके से बालों में सफेद रंग कम आए थे, तो लाल रंग की आपकी किताब के बारे में और उस ज्ञान के बारे में बड़ी उत्सुकता रहती थी कि ये है क्या चीज। और जीडी वशिष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत। हमने पहले भी सत्र में किया, उद्घाटन सत्र में आपका स्वागत किया इस मंच पर। मैं कई सारे सवालों को तैयार किया था, लेकिन वो मैंने कागज वहां छोड़ दिया है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे लगा कि मैं उन सवालों की बात करूं जिन सवालों को शायद मैं आज से कुछ साल पहले आपके बारे में पढ़ने, इस विषय की तैयारी से पहले मेरे मन के थे। क्योंकि मुझे लगता है कि सभागार में जो मौजूद हैं वो तो विशेषज्ञ हैं, लेकिन जो हमें लाइव देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देख रहे हैं, डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं, उनके लिए, उनके मन में भी शायद वही सवाल होंगे, वही कौतुक होंगे जो मेरे मन में।
तो सबसे पहले अमर उजाला, माय ज्योतिष और जीवांजलि के इस मंच पर अपना वक्त देने के लिए जीडी वशिष्ठ जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुबह से एक बात को समझ रहे हैं कि आज एकादशी के पर्व के दिन उस प्रयागराज की धरती पर जहां ऐसा अभिनव महाकुंभ हो रहा है और जिस सरकार के तत्वाधान में हो रहा है, मन से ये नाम लेना बड़ा जरूरी हो जाता है। थोड़ी देर पहले आप मिलकर आए हैं, मृत्युंजय कुमार जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप सलाहकार हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के, और मृत्युंजय जी भी हम सभी के लिए एक ऐसे परिवार के मुखिया के तौर पर है जो तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ बनाते हैं। इस सत्र की शुरुआत करता हूं। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भूमिका को और ना बढ़ाते हुए, सबसे पहले जब हम ये शब्द सुनते हैं और आम मानवी के तौर पर कि लाल किताब, ये लाल किताब क्या है? लाल किताब वही है जिस चीज के लिए प्रयागराज में आज सारी दुनिया इकट्ठी हुई है। लाल किताब का नाम इसलिए लाल किताब रखा गया था कि हमारे शरीर के अंदर जो दो तारे हैं, एक सूर्य एक चंद्रमा, और पंच महापुरुष जिसमें मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये विराजमान रहते हैं। लेकिन ये विराजमान कहाँ रहते हैं? ये विराजमान रहते हैं हमारे शरीर के अंदर बहते हुए पानी के अंदर। इनका जितना स्थान है वो हमारे शरीर के पानी के अंदर है। और इस धरती पर, आसमान में सूर्य और धरती पर पानी, और ये जो धरती, ये शुक्र, ये जो पानी है बेटा, इसके अंदर की खासियत क्या है? आप यहां नहाने क्यों आए हैं? इसका कारण क्या है? यहां आप इसलिए नहाने आए हैं कि इस वक्त में आकाश मंडल के अंदर ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की है कि वो हमारे धरती के ऊपर जो बहुत ही खास जगह के पानी हैं, उनके अंदर एक अलग अलौकिक और कहीं ना जाने वाली ताकत को, वो ग्रहों का प्रभाव उस वक्त पानी के अंदर जा रहा है। और इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो जगह तलाश करी, प्रयागराज, जहां त्रिवेणी, यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, जो भारत देश की मैक्सिमम धरती से घूम करके, जहां से पानी घूम के आकर के यहाँ पहले ही वो ताकतवर, और वहां से इन ग्रह नक्षत्रों की जो दृष्टि, इसको सही मायने में भोलेनाथ की जितनी शक्तियां हैं उनके साथ मिलाने के लिए, उनके गुण देने के लिए ये त्रिवेणी को चुना गया। हमारे ऋषि मुनियों ने ये चुना, और इसीलिए प्रयागराज का महत्व इस धरती पर सबसे ज्यादा है, इसके स्नान का महत्व। और लाल किताब का नाम इसीलिए पड़ा कि हमारे शरीर के अंदर जो ये पवित्र पानी है, उस पवित्र पानी के अंदर जो हमारे रेड सेल्स हैं, जो किसी भी इंसान के शरीर के अंदर हलचल, उसके विचार, उसके कर्म को तैयार करता है, ये खून ही तैयार करता है। तो ये खून, यानी कि वो तो हर इंसान के अंदर, अब हर इंसान के नाम पे तो नाम नहीं रखा जा सकता था ज्योतिष का, तो हर इंसान के शरीर के अंदर बहने वाले खून के नाम के ऊपर लाल किताब नाम रखा। आपने जैसे बता दिया और बड़े आसान शब्दों में बता दिया कि हम सभी की धमनियों में, हम सभी की शिराओं में, हम सभी के हृदय से जो रक्त अभिसंचित होता है, उसी के नाम पर लाल किताब है। मृत्युंजय जी हमको सुन रहे हैं, जैसे सरकार ने एक अनूठा प्रयास किया था कि महाकुंभ के तत्वाधान में ढेर सारे कुंभों का आयोजन होना चाहिए। हमने भी वही प्रयास किया कि जो महाकुंभ के बाद सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो प्रयास कर रही है, कभी विचार कुंभ, कभी पर्यावरण कुंभ, हमने भी प्रयास किया कि आज ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन किया जाए। उसी क्रम में इसके लिए पहले मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सच में जो हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी और संयुक्त हमारी सरकार का ये जो प्रयास है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है उनको कि अपनी धरा की इस संस्कृति के लिए, इस ज्ञान के लिए उन्होंने इतना अच्छा सम्मेलन करवाया। मैं यही बात कह रहा था कि इस वक्त मैं शायद बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, और जैसा मैंने कहा कि मैं बचपन से, बचपन आपके चेहरे को देखकर नहीं लगता कि सही शब्द मैं चुन रहा हूं, जितनी चमक, जितनी ऊर्जा आपके चेहरे पर दिख रही है, लेकिन मैं लंबे समय से जब सुनता रहा, कई सारे कौतुक थे। तो आप हम सभी सामान्य मानवियों के लिए एक सलाहकार की भूमिका में हैं, सामने एक सलाहकार हैं जो एक भूमिका में हैं। आप जैसे लोग जब सलाह देते हैं, अभी जैसे लाल किताब के बारे में मेरे पास कुछ और सवाल थे, और मैं पहले उन पर और फिर ज्योतिष पर आना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी, एक किताब जो किसी समय पर लिखी या उसके अंदर क्या है, तो आपने सरल शब्दों में समझाया, लेकिन हम सभी की किस्मत
हम सभी का भाग्य, हम सभी का जीवन चक्र अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल। तो एक किताब में ही आपके, मेरे, किसी और के, इस सभागार में बैठे शख्स के सारे जवाब कैसे उपलब्ध हो सकते हैं? क्योंकि सबके शायद प्रश्न अलग हों, सबके लिए वो, जैसे हम किताब पढ़ते थे तो हम सब हाई स्कूल में आने के बाद अलग अलग सब्जेक्ट चुनते हैं, हम अपनी किताबें भी बदल लेते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ एक ही किताब सबके लिए एक पाठ्यक्रम कैसे हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। अगर घर पे 4 गृहिणियाँ हैं ना, तो घर वालों को पता होता है कि ये रोटी किसके हाथ की बनी है ना? इसी प्रकार से हर इंसान जो धरा पे पैदा हो गया, वो अपने अलग-अलग ग्रह, मतलब कि अलग-अलग घरों के अंदर लेकर के पैदा होता है, और कुछ नहीं तो चंद्रमा का तो फर्क पड़ ही जाता है, ठीक है? ये पड़ा, उसके अनुसार ना उसकी सोच एक अलग प्रकार की बन जाती है, ठीक है जी? उसकी वो जो सोच अलग प्रकार की बन जाती है, वो ये आदमी एक काम के लिए परफेक्ट हो गया, दूसरा काम दूसरे काम के लिए, तीसरा इंसान तीसरे काम के लिए परफेक्ट हो गया, ये इस तरह से उसकी खासियतें बनती, ये सारा कुछ होता है। लेकिन ये जो आपने सवाल पूछा, ज्योतिष विज्ञान के अंदर ज्यादातर ज्योतिषी आज की डेट में जो गलती कर रहे हैं, वो गलती ये कर रहे हैं कि वो एक घर के अंदर लिखे हुए किसी पर्टिकुलर ग्रह के फल को पढ़ रहे हैं। तो अगर यही पढ़ते रहेंगे तो कभी भी ज्योतिष नहीं यादेगा। ज्योतिष एक मैथ है, ज्योतिष एक फार्मूला है, और जो इंसान इन फार्मूलों को समझ जाता है, वो हर किसी के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकता है जो उसकी जिंदगी में चल रहा है। मैं इसका एग्जांपल आपको ऐसे देता हूं। मैं, एक समय था कि जब मैं आधे घंटे में एक कुंडली देखता था, उसके बाद ये आज से 1 साल पहले मैं 10 मिनट में एक कुंडली देखता था, आज के डेट में 1.5 मिनट के अंदर मैं एक कुंडली देखता हूं। ये सिर्फ जो फार्मूले हैं ज्योतिष के, जब वो समझ आपको आने लग गए कि कौन सा ग्रह किससे मिलके या किससे टकरा के क्या देगा, आपको प्रेडिक्ट करने में देर लगती ही नहीं। तो इसीलिए मैं ये सक्षम हो पाया कि मैं आज धरती को एक नया ज्योतिष देने के काबिल बन गया, जिसका नाम मैंने रखा है वशिष्ठ ज्योतिष। और इसका एग्जाम्पल 7 फरवरी को दोपहर को 12:40 से ऐप के रूप में, और आप उसके अंदर देखेंगे कि आप पूरे वर्ल्ड के 900 करोड़ लोगों का डाटा आप डाल के देख लीजिए, सबका भविष्य आपको अलग अलग मिलेगा, किसी का सेम नहीं मिलेगा। ये फार्मूला है। अब जब हम बच्चे थे तो हमें पता नहीं था कि पैसे पापा कैसे कमाते हैं, नहीं पता। और जब हम पिता बने तो कोई ये नहीं जानता कि बुढ़ापा कैसे गुजारा जाए। जब तक हम किसी चीज में उतर नहीं जाते, तब तक हमें पता नहीं होता कि वो अवस्था क्या है। मैं उस अवस्था तक आ चुका हूं कि मेरे को अब हर ग्रह ना मेरे से बात करता हुआ नजर आता है, और इसीलिए ये मैं देने में सक्षम हो पाया। ये 7 फरवरी को दोपहर को 1 बजे अगर आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बना दिया है, और ये तक बताया है कि कौन सा इंसान किन कामों के अंदर उत्तम हो सकता है और कौन से उसके काम नहीं चलेंगे। आप 900 करोड़ लोगों के डेटा को एक ऐप के जरिए आप बिल्कुल। बता रहे हैं कि वो उसमें सभी के हम्म। प्रश्नों का, सभी की शंकाओं का समाधान मिल पाएगा। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, और आप उस मंच पर थे, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, वो कह रहे थे कि कई लोग, जैसे उन्होंने अपनी कहानी बताई कि कई लोग ज्योतिष शास्त्र पर या किसी भी तरीके की ऐसी विद्या पर जो कि सामान्य पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होती, हमारे स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होती, पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब जैसे आपने कहा कि आपको लगता है और हो सकता है, और आप में खूब विनम्रता है, कम से कम मैं चेहरे से, जो हम आपकी तरह लोगों को नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो हम आभास कर सकते हैं कि आप शायद मेरे और आम दर्शकों के सारे कौतुक के जवाब देने में सक्षम हैं। तो जैसा उन्होंने कहा कि कई लोग सवाल उठाते हैं, और आपने कहा कि आप ग्रहों से बातें करते हैं, फिर वो जो आलोचनात्मक रवैया होता है वो ये भी कहता है कि अगर ऐसा है तो क्यों नहीं सारे ग्रह अपनी दिशाओं में या अपने लिए ऐसे अलाइन क्यों नहीं लोग कर लेते, या ऐसे क्यों नहीं कर जाते कि सब भला ही भला हो। फिर वो जो जीवन में तमाम अच्छे उपक्रम करने के बावजूद थोड़ा बुरा आता है, या कई बार ज्यादा बुरा आता है, कष्ट आता है,
आपसे भी कई लोग आते होंगे जो परेशानियों को लेकर आते होंगे, फिर वो क्यों आता है? बेटा, हर इंसान हर काबिलियत लेकर के नहीं पैदा हुआ। ना कोई योगी बन सकता है, ना कोई मोदी जी बन सकता है, ना कोई डीडी वशिष्ठ बन सकता है। वो जो परमात्मा ने बना दिया वो वही बन सकता है। लेकिन इसमें अच्छे और बुरे भी बनते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। बुरा क्या नेगेटिविटी लेके बैठे हैं, अच्छा क्या पॉजिटिविटी लिए बैठा है। तो ऐसी अवस्था में इन ग्रहों से अलग एक चीज हमारे ऋषि मुनियों ने तैयार करी, उसको नाम दिया गया संस्कार। कि घर के अंदर अगर एक अच्छी आत्मा भी होगी तो वो परमात्मा का नाम सिखाएगी, लोगों का भला करना सिखाएगी, लोगों को साथ मिलना गिलना कैसे है, समाज को लेके चलना कैसे है, रिश्तों को कैसे निभाना है। इसका नाम है संस्कार। ठीक है, ये संस्कार सही मायने में, ये आजकल के जो बागी बच्चे आपको नजर आते हैं ना, जो माँ बाप की नहीं सुनते, घरों के अपनी मनमर्जी करते हैं, कहीं पर भी व्यसनों के अंदर चले गए हैं, जो पड़ोस की लड़की या लड़के के लिए भी परवाह नहीं करते। पहले सारा पड़ोस भाई बहन का हुआ करता था, आज की डेट में नहीं है शहरों के अंदर। ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार बनाए गए थे कि जिनके ग्रह खराब है, जिनकी सोच खराब है, उनको भी काबू में रखा जाए और उनको भी बांध के रखा जाए। लेकिन हो क्या गया, इन्होंने मॉडर्न होकर के, ये हमारे ही परिवारों में से लोगों ने मॉडर्न होकर के अपनी जो खराब सोच के पैदा होने वाली पीढ़ी को एक रास्ता दे दिया, जाओ और बिगड़ जाओ। इसीलिए कहते हैं कि ग्रह देखना हर किसी के बस की बात तो है नहीं। अब 1000 लाख जेडी वशिष्ठ कहां से पैदा करो, समझे? तो ठीक है, आज का मॉडर्न जमाना है तो मैंने उसे टेक्नोलॉजी में पिरो दिया, लेकिन पहले तो ये अवस्था ही नहीं थी, ये व्यवस्था ही नहीं थी, ये हो ही नहीं सकता था, इसीलिए आज तक ये नहीं हो पाया। ठीक है, इतने बड़े बड़े गुरु गए हमारे, उनका ज्ञान आज की डेट में किताबों में है, कौन पढ़ के सीख पाया? कोई नहीं सीख पाया। ये जो इंजीनियरिंग हमारे सनातन ने तैयार करी थी, ये जो खगोलीय विज्ञान, जो आकाश मंडल का विज्ञान हमारे सनातनों ने तैयार करा था, हमारे ऋषि मुनियों ने तैयार किया था, ये एक बहुत बड़ी सोच के अंदर समा सकता है, छोटी मोटी सोच के लिए नहीं बना। और इसीलिए जो ये बहुत बड़ी सोच वाले लोग हैं, ये दुनिया के अंदर है ही सिर्फ 20%, और 20% में भी और बड़ी सोच वाले 1-2% है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तुम वही सोच लगा लो, ये जो 1-2% की मैं कह रहा हूं, कि जो प्रयागराज में आने के बाद, स्नान करने के बाद, उसके बाद प्रभु का ध्यान लगाने के बाद और अपने शरीर को पूरा शांत करके उन ग्रहों की ऊर्जा और इस पानी का चमत्कार अपने अंदर प्रवेश करवाने के लिए जो ताकत मिलती है ना, वो ताकत उनके अंदर जन्म जाता है। उनको प्रयागराज के अंदर भी स्नान किए बिना उनके पास वो गुण है, वो जो दुनिया के अंदर 1-2% लोग हैं। तो बेटा, ये खासियत है, 100% सारी की सारी साइंस है, पर इस साइंस को समझने के लिए भी तो साइंटिस्ट होना चाहिए। अगर बातें करने वाले कहें कि ये कैसे और वो कैसे, और अगर उनको वो साइंस समझाई जाए, वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। सच में तुमने कभी देखा ही नहीं, और तुम देख सकते भी नहीं। तो ऐसे में विद्वानों को सिर्फ चुप रहना पड़ता है, क्योंकि ना समझो की भीड़ बहुत ज्यादा है। ना समझो की भीड़ बहुत ज्यादा है। एक और सवाल ज्योतिष विज्ञान के बारे में, और ये सवाल हमारे, जब हमने बताया कि हम आपके साथ सत्र करेंगे, तो हमने सोशल मीडिया पर भी लोगों से सवाल पूछे, बिल्कुल। और हम ये मानकर चलते हैं कि हमने, फिर वही बात, उसी भूमिका पर मैं आ जाऊंगा कि मैंने जो एक अपने बचपन से आपकी एक छवि देखी कि आप सवाल खूब लेते हैं, और अच्छी बात यह है कि मैंने नीचे आपसे आग्रह किया कि आपके नाम का हम लोग एक बार अनाउंसमेंट कर चुके हैं और आप मंच पर आइए ना। उससे पहले आपने कहा कि क्या पूछोगे, ना मैंने आपसे कुछ कहा कि मैं क्या बताऊंगा। तो एक सवाल जो आया है हमारे दर्शक ने, उन्होंने पूछा था कि ज्योतिष विज्ञान, आपने कहा वो मैथ्स है, मैथ्स में दो तरीके के, या गणित में दो तरीके के परिणाम आते हैं। एक हम जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट, कि बिल्कुल दशमलव के 4 अंकों तक हमको पता है परिणाम क्या है, और दूसरा हम जिसे कहते हैं कि हम मीडियन निकालते हैं। एक ऊपरी लिमिट होगी, एक निचली लिमिट होगी, और उसके बीच की, जिसे हम संभावना या प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के भी सिद्धांत गणित में होते हैं। ज्योतिष विज्ञान क्या है? क्या वो संभावनाओं को ज्यादा बताता है, या वो आपके हिसाब से बिल्कुल सूक्ष्म सटीक वो गणित है जो दशमलव के 4 अंकों तक जा सकता है, और उसमें शायद वो वाला सिद्धांत भी लागू हो सकता है जो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि वो 1 या 2% है जो वो दिखता है। ये जो आपने क्वेश्चन किया है, ये इसका सामना तो मेरे साथ 1000 बार हो चुका है तो इसलिए इसका जवाब मेरे लिए बहुत आसान है।
हाँ, मतलब हो सकता है कि हमारे दर्शकों ने आपको कई बार देखा हो, लेकिन वो उसको और बेहतर समझना चाह रहे हो, क्योंकि मैंने बताया ये दर्शकों से आए सवाल। बिल्कुल। मैं एक चीज बताता हूं, आपके बच्चे के लाख निकम्मे ग्रह हों, ये जवाब मैं इसका इसी में छुपा हुआ है जो मैं बोलने जा रहा हूं। आपके बच्चे के लाख निकम्मे ग्रह हो, आप उसे ना एक काम के ऊपर लगा दीजिए और उसे आप कहिए कि 10 साल तक तूने यही काम करना है। 10 साल बाद आप देखेंगे वो उसका मास्टर बन जाएगा। और जो अच्छे से अच्छा इंजीनियरिंग पढ़ के आया हुआ इंसान, वो अगर उस काम को करेगा तो गलती करेगा, लेकिन वो जो उसकी काम करने वाला जिसने मेहनत करी है 10 साल तक उसने जो काम किया है, उसकी परफेक्शन के आगे ये इंजीनियर कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। इसी प्रकार से ज्योतिष, आज तक मैं पर्सनली ज्यादा नहीं तो 2.5 लाख प्लस कुंडलियां देख चुका हूं पर्सनली। मैं डेली सुबह 10 बजे बैठता हूं और शाम को 7:30 बजे उठता हूं मैं। तो मेरी उम्र 55 साल की होगी, आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए। और मैंने अपना लगभग 18 साल की उम्र से ये करियर शुरू किया था और आज 2.5 साल। लेकिन जो मैं 18 साल से 22 साल की उम्र में जैसा ज्योतिषी था, मैं 22 साल के बाद नहीं था। जब मैं 22 साल के बाद 35 साल की उम्र तक जो मैं ज्योतिषी रहा, वो मैं बाद में नहीं था। और जो मैं 35 साल से लेकर के 45 साल की उम्र तक जो ज्योतिषी रहा, वो उससे अलग था। और जो 45 साल की उम्र से लेके 52 साल की उम्र तक रहा, वो भी ज्योतिषी अलग था। लेकिन जो 52 साल की उम्र से लेके 55 साल की उम्र तक का ये जो ज्योतिष है मेरा, बेटा मैं अपने आप को पहले किए हुए ज्योतिष के लिए अपने आप को बेवकूफ बोलता हूँ। खुद के काम को। हाँ, मैं खुद को बेवकूफ बोलता हूँ। लेकिन उसमें मेरी कोशिश इतनी ज्यादा थी कि मैं जब बात करता था तो सामने वाले को लगता था हाँ ये नजदीक पहुंच गए। तो वो था संभावनाओं वाला खेल। ठीक है। लेकिन आज की डेट में यहां जितने बैठे हैं, ये मैं गारंटी देता हूं कि इनकी कुंडली में 1 से 1.5 घंटे के अंदर सबकी बता दूंगा, इनका पास्ट भी, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी। यहां तक आया। बेटा सही है, जिस तरह का ज्योतिष अभी तक पढ़ाया गया उसके पीछे कोई हमारी कमी नहीं है। नालंदा जलने के बाद जगह जगह से हमारे ये जो ग्रंथ मिटाने के बाद, ये इतनी बड़ी साजिश होने के बाद हमसे जो हमारा ज्ञान छीना गया, इसके पीछे वो कसूरवार। नहीं तो ज्योतिष तो पहले भी संभावनाओं का खेल नहीं था, वो भी 100% गणनाओं के। आप बताइए, ये नासा वालों ने क्या खोज लिया नक्षत्रों के मामले में? ये नासा वालों ने कौन से ग्रह की दूरी खोज ली है? तो सब कुछ पहले हमारे ग्रंथों में लिखा पड़ा है। और अगर हमारे ग्रंथ इतने सटीक हैं कि वो नक्षत्रों की और ग्रहों की दूरी तक भी जानते हैं, नक्षत्रों के अंदर होता क्या ये तक जानते हैं, ये नासा वाले जो अब ढूंढ ढूंढ के अपने आप को फिर बच्चा साबित कर रहे हैं कि ये तो वाकई में हमारे बुजुर्गों ने लिखा। हमारे बुजुर्गों का नाम सनातनी था। ठीक है। आज उन्हें ये गर्व करना पड़ रहा है और इसीलिए तो भारत देश की तरफ इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग। तो ज्योतिष संभावनाओं का खेल कभी नहीं था। वो बात अलग है कि बीच में ये जो 1000 साल रहा, इसके अंदर अच्छे ज्योतिष अपने अच्छे ज्ञान को खोने के बाद थोड़े कम हो गए। बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से ये जो दशक रहा है, इस दशक में मैंने अपना जीवन लगा करके ज्योतिष को वापस निकाला है। और आज की डेट में मेरे 60,000 स्टूडेंट हैं। 60,000 स्टूडेंट। मैं जीडी वशिष्ठ के साथ में इस ज्ञान को मरने नहीं दूंगा। मैं सबको फ्री में ज्योतिष सिखा रहा हूं और इसीलिए फ्री में सिखा रहा हूं कि सब लोग जीडी वशिष्ठ बन सके और आने वाली पीढ़ियों का भला हो सके। जब जीडी वशिष्ठ ना भी हो तब भी जीडी वशिष्ठ जिंदा हो, इसके लिए काम कर रहा हूं। आपके इस जवाब के शुरुआत में एक वाक्य था जो जिसमें आपने कहा कि आपकी उम्र इस वक्त 55 साल है, 4 दशक आपको हुए इस ज्योतिष शास्त्र और कुंडलियों के अध्ययन को करते हुए। तो ये शायद इस विषय से इतर बात हो जाए, लेकिन शायद ये साधना है जिसका तेज है कि आप 55 के तो नहीं लगते। जो मैंने कहा कि मैं उस बात को मानता रहा, लेकिन ये विषय से इतर हो सकता है। लेकिन मैं मूलतः पेशे से पत्रकार हूँ। जो मेरा काम है वो खबरों की खोज करना, संवादों को ढूंढना। और हम लोग जब हमको भी पढ़ाया जाता तो हमको एक बात बोली जाती थी कि एक मंच से दिया जाने वाला किसी एक प्रसिद्ध व्यक्ति का, किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का एक ही भाषण होता है।
लेकिन अगले दिन के हर अखबार में हेडलाइन अलग होती है। जी तो हर कोई एक ही भाषण को अलग नजरिए से देखता है। बिल्कुल। क्या एक ही व्यक्ति की कुंडली जिसमें ग्रहों की स्थितियां हमको पता चलती हैं, और जैसे आपने कहा कि आजकल तकनीक है, गणनाएं हैं, दुनिया भर के गूगल के जमाने में ऐसे एप्लीकेशन और वेबसाइट मौजूद हैं जहां आप अपनी उन मूलांक को, अपनी उन मूलभूत प्रविष्टियों को दर्ज कराएं तो आपकी कुंडली आ सकती है। बिल्कुल। वही वाली बात कि क्या एक ही कुंडली को अलग अलग ज्योतिषाचार्य अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, जैसे हम एक ही जगह पर होने वाले किसी इवेंट को, किसी गतिविधि को अलग अलग नजरिए से देखते हैं? मैं जब बोलता हूं ना, तो कभी मैं ग्रहों की बात करता हूं, कभी अंदर की फिजिक्स की बात करता हूं, कभी बीच में दो शब्द मैं वास्तु के निकाल देता हूं, कभी मैं बीच में नंबर भी निकाल देता हूं कि ये नंबर वाले, है ना। इसे बोलते हैं सामुद्रिक विज्ञान, जिसके अंदर सब कुछ है। लेकिन सामुद्रिक शास्त्री बनना, उसके लिए शरीर भरे इंसान का छोटा सा हो, दिमाग ब्रह्मांड जितना बड़ा होना चाहिए। शरीर भले ही छोटा सा हो, दिमाग ब्रह्मांड जितना होना चाहिए। और दूसरी बात, ज्योतिषी की सोच ऐसी होनी चाहिए कि अगर किसी ने कह दिया ना कि एक गधा मैंने देखा, उसके सर पे सींग लगे हुए थे, वो थोड़ी देर दौड़ा और वो चंद्रमा की तरफ चल पड़ा। ज्योतिषी ऐसा होना चाहिए जो कहे कि सच है यार, हो भी सकता है, तो खोज के देखते हैं प्रॉब्लम क्या है ना। जब तक बड़ी सोच नहीं होगी तब तक इंसान ज्योतिषी नहीं बनता। और अगली बात, ज्योतिष शास्त्र की कई शाखाएं हैं। अभी आप नाम सुनते हैं आजकल न्यूमरोलॉजिस्ट, उन्होंने एक शाखा को पकड़ा, लेकिन अब सारा सब तो न्यूमरोलॉजी में नहीं आ सकता। टैरो कार्ड आप सुनते हैं, आत्मा से जुड़ने का खेल है। आत्मा जोड़े बिना सिर्फ 3 महीने सीखने के बाद अगर टैरो कार्ड रीडिंग कोई कर रहा है तो वो टैरो कार्ड रीडर नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसने आत्मा अपनी दे दी तो टैरो कार्ड रीडर भी है। वास्तु, जो लोग दुनिया से अलग निकल करके और अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए रोज उसकी टांगे तोड़ रहे हैं ना, और अपनी किताबें लिख रहे हैं, वो वास्तुशास्त्री कभी वास्तुशास्त्री नहीं बन सकता। वास्तु इतना सिंपल और इतना अच्छा है कि 4 शब्दों में एक कुंडली के अंदर वास्तु को खत्म किया जा सकता है। इस पूरी दुनिया के अंदर मेरे को बताओ कौन बनवाएगा सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मकान? बनवा सकता है कोई? वास्तु तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। आपका कोई भी फेसिंग का घर हो, अपने घर के अंदर के वास्तु को ठीक करना, इसको वास्तु बोलते हैं। कैसे ठीक करना? आपकी बेड कहां होना चाहिए? अब यूनिवर्सल में तो जाके कह दिया जी ठीक है, अगर ये ब्याता जोड़ा है, परिवार को चला रहा है, तो साउथ वेस्ट के अंदर इनका बेड होना चाहिए। गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। उसके लिए अलग ये देखा जाता है कि आपका शादीशुदा जिंदगी का ग्रह कौन सा है, और उस ग्रह को बैठा कहाँ है, वो अच्छा बैठा है कि बुरा बैठा है। अच्छा बैठा है तो वहां बेडरूम बनाओ, और अगर वो बुरा बैठा तो वहां बिल्कुल मत बनाओ। ये चीज होती है। तो बेटा ये शाखाएं अलग अलग हो गई हैं, लेकिन ज्योतिषियों की तपस्या में अभी कमी है। जिन जिन ज्योतिषियों ने आज भी तपस्या कर रखी है, वो हो सकता है जीडी वशिष्ठ जैसा नाम ना हो, पर उनका कर्म शायद जीडी वशिष्ठ से भी बड़ा अभी भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जीडी वशिष्ठ साहब। और मुझे जो अच्छा लगा इस पूरी बातचीत में, और मुझे नहीं मालूम कि आपका अनुभव कैसा था, वो बेहतर आप बता पाएंगे, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा वो ये कि मैंने उस आखिरी सीढ़ी पर ये तय किया कि मैं जो सोच कर और लिख कर आया था उसको वहां छोड़ दूंगा, और वो नियति थी कि मैं उन सवालों को लेकर आना चाह रहा था जो ज्यादा कौतुक हैं, और बातचीत के क्रम आपसे निकलकर आगे बढ़े। वही बात, तमाम गणनाएं होती हैं, एक समय की भी गणना चक्र है, हमको आगे सत्रों की ओर बढ़ना है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला माय ज्योतिष जीवांजलि के इस मंच पर आए, अपना अपना बहुमूल्य वक्त दिया। और उससे सबसे अच्छी बात जो मैंने बचपन में सुना था कि एक अच्छा पंडित, एक अच्छा ज्योतिषी, एक अच्छा प्रोफेसर भी होता है अगर कहें तो। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, इस मंच पर अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, और धन्यवाद अमर उजाला का, जिसने इतनी पवित्र आत्माओं से यहाँ से मिलाया। और अभी तो मैं 2 दिन यहाँ हूँ, तो मैं देखता हूँ और कितनी आत्माओं का आशीर्वाद मुझे मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।